अच्छा, ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जिसके थ्रू हम स्टेटस निकालते हैं, और नॉर्मली लोग इसी तरीके से सेल्स को हाईलाइट करके निकाल रहे होते हैं, और नॉर्मली कंडीशन गिवन भी सेल्स के हिसाब से ही होती है। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको नीड होती है कि आप कहते हैं यार एक सेल नहीं हाईलाइट होना चाहिए, बल्कि स्टेटस जब क्लियर्ड हो तो पूरी लाइन ही ग्रीन हो जाए, पूरी रो ही ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। ख़त्म कैसे होगी? पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अच्छा, इसके लिए तो एक दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो सारे जो रूल्स हैं वो सेल से रिलेटेड है, एक सेल को कलर करने से रिलेटेड है। पूरी रो को हाईलाइट करने का कोई मेथड वैसे इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करके हमें ख़ुद से एक फ़ॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे और हम न्यू रूल अपना डिज़ाइन करेंगे। ख़ुद भी फार्मूलाज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, न्यू रूल में जाके हम कहेंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब ये एक्सेल को हम बताएंगे कि क्या चीज़ किस सिचुएशन में किस फार्मूले के थ्रू कैसे हाईलाइट होनी चाहिए। और पूरा डेटा सेलेक्ट करने का इसलिए मकसद है कि आप जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे ना उससे रिलेटेड, ताकि जितना डेटा सेलेक्ट होगा उसकी पूरी रो ही उसके हिसाब से हाईलाइट होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे दिस सेल। जैसे ही हमने उस सेल को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि F2 उस सेल का नंबर लिखा हुआ आ गया और दोनों डॉलर्स लग गए, मतलब कि ये सेल फुल फिक्स है। हम कहते हैं अगर ये सेल बराबर हो क्लियर्ड के, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा क्लियर्ड, कि अगर इसको मैं ज़रा सा मैग्नीफायर के थ्रू अच्छा, हमने क्या लिखा कि जी अगर ये सेल बराबर हो क्लियर्ड के तो इसकी फॉर्मेटिंग कर दी जाए। फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया यहाँ से और मैं फिल में गया और मैंने कहा इसको ग्रीन कर दो, फिर ग्रीन कर दो। अच्छा, अब मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या सिर्फ जो रूल है क्या सिर्फ वो F2 के लिए, सिर्फ F2 के लिए है, एक ही सेल में लगाना है या हाईलाइट करना है, या फिर बाकी आप कहते हैं नीचे भी चेक करता जाए कि किसका, क्योंकि हमने तो पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। तो वो कहते हैं क्या सिर्फ इसमें से एक ही सेल चेक करना है या हर सेल को रो बाय रो चेक करना है? हम कहते हैं हर सेल को रो बाय रो चेक करना है, उसके हिसाब से कलर करना है जहाँ जहाँ क्लियर हो। तो कहता है ठीक है, फिर तो ये बताएं कि फ्री क्या रखना है जिसमें रो मूव हो सके। हम कहते हैं ऑब्वियसली फ्री, अगर रो करनी है तो रो ही फ्री होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमने कहा कि अगर ये सेल बराबर हो क्लियर्ड के और तमाम नीचे वाले सेल भी हमने अनचेक कर दिया या हटा दिया रो से फिक्स, ताकि वो हर नीचे की रो को चेक करे कि इस कॉलम की लिमिटेड टू दिस कॉलम, कॉलम फिक्स है, लेकिन हमने कहा इस कॉलम में रह के हर रो को चेक करो कि कहाँ कहाँ क्लियर्ड का स्टेटस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी बराबर हो क्लियर्ड के उसको हाईलाइट कर दें। ओके करके देखते हैं ज़रा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब ज़रा हम दोबारा से देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, शुरू से बताएं। अब अनक्लियर्ड हमने हाईलाइट करना है रेड में। कैसे करेंगे? पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया, हेडिंग्स को बेशक ना इंक्लूड करें। अब देखें हेडिंग्स भी कंडीशनल फॉर्मेट हो गई। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, दोबारा से बताएं। हमने क्या किया? डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, तमाम डेटा को सिलेक्ट करके हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और हमें पता है कि हमें एक नया रूल ख़ुद से बनाना पड़ेगा। नया रूल बना के यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, मतलब ये एक्सेल को हम बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाए। हम कहते हैं इक्वल्स टू, अगर इस कॉलम में से कोई सी भी रो
किसी एक सेल को हमने सिलेक्ट करना है, पूरा कॉलम को नहीं सिलेक्ट करना। हम कहेंगे इस कॉलम के एक एक सेल को देखो। तो एक सेल को तो हमने हाईलाइट कर लिया, लेकिन हम कहते हैं एक एक सेल को देखो। उसका मतलब है नीचे मूव होते जाओ और कॉलम ना बदलो। तो रो से आपने डॉलर हटाया और आप कह रहे हैं एक एक सेल चेक करते जाओ इस रो वाइज मूव होके इस कॉलम के उसमें से किसी का स्टेटस अब हम हाईलाइट करेंगे कि अनक्लियर्ड तो नहीं है। अगर अनक्लियर्ड है, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है, तो फॉर्मेट कर दो उसको रेड। और इवन ये भी कर सकते हैं, ये देखिए रेड के साथ ब्लैक ज़रा डार्क ही हो जाता है, तो हम कहते हैं जी फॉन्ट होना चाहिए इसका बोल्ड एंड होना चाहिए वाइट। तो ओके करके देखते हैं ज़रा, तो देखें क्लियर्ड जो है वो हो गए, क्लियर्ड ग्रीन हो गए और अनक्लियर्ड रेड हो गए। लेकिन क्लियर्ड के प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगा, कुछ गड़बड़ हुई है। देखते हैं ज़रा क्या गड़बड़ हुई है। पूरी शीट को हम सिलेक्ट करते हैं और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करते हैं, दोबारा से लगा लेते हैं ज़रा, क्योंकि डेटा हमने ऊपर से सिलेक्ट किया था ना। हमने ऊपर से नहीं सिलेक्ट करना, हमने इस जगह से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, हमने कहा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल्स टू ये वाला सेल, पहला सेल सिलेक्ट करना है जिसमें स्टेटस लिखा हुआ है और उसको मूव होने देना है बराबर हो अगर ये क्लियर्ड के, तो कर दें हम इसको ग्रीन। अब ठीक है, सारे क्लियर्ड हाईलाइट हैं। और इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, हम कहते हैं जी इस सेल को, इस कॉलम के एक सेल को, बल्कि तमाम सेल्स को रो वाइज मूव करके देखो कि इसमें से कोई भी बराबर है अनक्लियर्ड के। अगर अनक्लियर्ड के बराबर है तो इसको रेड कर दो और फॉर्मेट कर दो वाइट भी, वाइट। ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आप प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फिल्टर्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये एक्चुअली कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी छोटा सा एक टेस्ट है या आप कह लें रिवीजन है, जो पुरानी चीज़ें हम देख चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसमें, ठीक है। लेकिन है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी कि कई दफ़ा क्या होता है कि जब जो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ कर रही होती हैं, कंपनीज़ कहती हैं कि यार हम फाइनल पोस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर्स में बैंक की तब करेंगे, बैंक रिसीट्स की या बैंक पेमेंट्स की, जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स और प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो कंपनीज़ बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं वो कहती हैं कि सॉफ्टवेयर में एंटर होने का तो मतलब ही ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद है। तो लेकिन जब तक एविडेंस मौजूद नहीं है तब तक आपने अपना बैंक तो मैनेज रखना है ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कंपनीज़ बिल्कुल बैलेंस मेंटेन कर रही होती हैं और उनकी हैवी बहुत ज़्यादा पेमेंट्स भी जारी होती हैं एक दिन में, तो उनको अपनी बैंक पोजीशन हर वक्त पता होनी चाहिए। तो फिर वो इस तरह की सिचुएशंस में जो है ना, वो टेम्परेरी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टाइप बना लेती हैं, जिसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाई है। तो आप ये सिनेरियो भी समझ सकते हैं कि जी कंपनी सॉफ्टवेयर पे फाइनल एंट्री करने से पहले ये मेंटेन कर रही है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जी काफ़ी सारी कंपनीज़ में एक्सेल पे ही सारा काम हो रहा होता है। तो हो सकता है आपकी भी कोई इस तरह की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टाइप आप बनाते हो। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। एक बाहर का बैंक है फर्स्ट गल्फ बैंक, ये बैंक बुक हमने बनाई हुई है चीज़ मिस्टर रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप की। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2 लाख, 200,000 हम ओपनिंग बैलेंस। हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि जब हमने रिकन्सिलिएशन शुरू की थी तो आर बुक्स मतलब हमारे तौर पे जो रिकॉर्ड्स हैं, और बैंक बुक मतलब बैंक में जितने पैसे हैं। शुरू में तो ये रिकन्साइल्ड था। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास से पेमेंट्स जा रही हैं
क्या वो बैंक में भी रिफ़्लेक्ट हो रही हैं? मतलब अगले दिन जब हम बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं तो क्या बैंक में भी वो शो हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है? अगर दोनों की अपडेट हो चुकी है तो पहले हम लिखेंगे क्रेडिट में और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट में हमने कहा कि जी हमने तो अपने पास से चेक इशू कर दिया, तो क्रेडिट कर दिया हमने। लेकिन जब बैंक में डेबिट हो जाएगा सिर्फ तभी हम बैंक स्टेटमेंट को चेक करके लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ें क्लियरेंस में आ गई। तो इस चीज़ें से हमें पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी पेमेंट्स और रिसीट्स जो है वो बैंक से क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब आपके लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट क्या है कि आर बुक्स है और बैंक बुक है जिसमें ओपनिंग बैलेंस की है, डेबिट है, फिर क्रेडिट है। आपने क्या करना है, आपने रनिंग बैलेंस बनाना है आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के बाद, मतलब अब जिस तरह 2 लाख का बैलेंस था, 100 रुपये गए उसमें से, तो कितना रह जाना चाहिए बैलेंस, फिर 100 रुपये गए तो फिर कितना रह जाना चाहिए। हर लाइन के बाद जो रनिंग बैलेंस होता है वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सी चीज़ है। पहले ज़रा सा सोचें, बहुत ही ईजी सी चीज़ है। और ये अगर आप नहीं कर सके तो फिर मैं आपको एक मुहावरा सुनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, वो मुहावरा है, द मोर यू स्टडी द मोर यू लूज़ कॉमन सेंस, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा हम चीज़ें देख लेते हैं, हम कहते हैं यार पता नहीं वी लुकअप लगना है या सम इफ लगना है, पता नहीं क्या चीज़ लगनी है इसमें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगना, इसमें सिंपल प्लस माइनस है। हम कहेंगे इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस डेबिट, डेबिट से हमारा बैलेंस बढ़ता है, माइनस क्रेडिट। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में कुछ भी नहीं करेंगे। क्या इसमें से किसी बैलेंस को हमने फिक्स करना है? क्या ओपनिंग को फिक्स करना है और डेबिट और क्रेडिट को मूवेबल रहने देना है? नहीं, क्योंकि जब इसी को ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग ये बन जाएगा, मतलब रिमेनिंग ओपनिंग ये बन गया, और उसमें मज़ीद डेबिट और क्रेडिट होगा तो रनिंग बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन जो है वो नया बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस कंसिडर होगा ताकि उसमें नेक्स्ट लाइन का बैलेंस ऐड किया जा सके। तो इस तरीके से रनिंग टोटल्स बनाए जाते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए भी मैंने आपको कराई कि आपको पूरा एक्सेल आता हो और सिर्फ एक बंदा सिर्फ ये कहे पहले दिन कि यार अच्छा इसके रनिंग टोटल्स बना दो, और आप कहें वो कैसे बनते हैं, तो समझ लें कि काम ख़राब है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब बैंक का बैलेंस आपको पता है कि जो हमारा क्रेडिट है वो बैंक का डेबिट है। इसका मतलब है बैंक का डेबिट से बैलेंस कम हो रहा है और क्रेडिट से बढ़ रहा है। तो इसमें उल्टा होगा, इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। एंटर किया हमने और ये भी हमने रनिंग टोटल्स सारे बना लिए, ठीक है। तो ये नीचे तक हम देख लेते हैं जा रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया ये भी। अच्छा, अब हमने एक ऐसा एरिया बनाना है जिसका हम नाम रख देते हैं स्टेटस। मैं कहता हूँ कि जब तक जो हमने पेमेंट लिखी है यहाँ पर, जब तक वो डेबिट में भी ना आ जाए ना, तब तक स्टेटस अनक्लियर्ड शो होता रहे, वरना क्लियर्ड शो हो जाए। मतलब जब हम क्रेडिट में जो लिखते हैं वही हम अगले दिन आके डेबिट में लिख दें तो स्टेटस हो जाना चाहिए, यहाँ पर लिखा आना चाहिए क्लियर्ड, वरना हर जगह अनक्लियर्ड लिखा आता रहे। और साथ में एक चीज़ और भी लगा लें कि अनक्लियर्ड जिसका स्टेटस हो वो ग्रे हो, और जैसे ही क्लियर्ड हो जाए उसका स्टेटस तो वो वाइट हो जाए, इस तरह का वाइट जैसे अभी है। पूरी रो या तो ग्रे रहे या वाइट रहे। तो ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये करने की ट्राई करें। अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ देखें कि इसका आंसर क्या है। जी, आपने ट्राई किया कि रिकन्सिलिएशन के लिए क्या लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर जो स्टेटस था ना उसको मैंने चेंज किया है, मैंने लिखा है पेमेंट स्टेटस।
क्योंकि पेमेंट्स का जो स्टेटस है ना रिकन्सिलिएशन का, मैंने आपको कहा था क्रेडिट को डेबिट से मैच करना है। अभी सिर्फ हमने डेबिट वाला एरिया तो रिसीट्स का है ना, मतलब आर बुक में तो अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है पैसे आ रहे हैं, तो उसको हमने उसकी क्रेडिट साइड से मैच करना है 367.35। ठीक है, तो ये रिसीट का मैच का स्टेटस अलग होगा कि ये क्लियर्ड है कि नहीं है, और पेमेंट का अलग होगा। बात समझे कि अगर हम यहाँ पर पेमेंट दे रहे हैं और यहाँ पर डेबिट में, तो क्लियर्ड आ जाना चाहिए, दोनों जगह लिखा हुआ है। अगर किसी एक जगह नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है अनक्लियर्ड आना चाहिए। तो हम लिखते हैं इक्वल्स टू, हम कहते हैं इफ़ दिस क्रेडिट साइड, मतलब आर बुक की क्रेडिट साइड अगर बराबर है इसकी डेबिट साइड की से, तो इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, क्लियर्ड, वरना अनक्लियर्ड। तो देखें क्लियर्ड अनक्लियर्ड सारा खुद ही आ जाएगा, और अगर हम किसी भी जगह से मिटाते हैं तो ये देखिए अनक्लियर्ड स्टेटस चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने करना है। ठीक इसी तरीके से रिसीट का स्टेटस अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे इक्वल्स टू इफ़ डेबिट ऑफ आर बुक इज इक्वल टू क्रेडिट ऑफ बैंक बुक, देन क्लियर्ड, otherwise uncleared। क्लियर्ड मतलब कि यहाँ पर ब्लैंक है ना, तो इसलिए क्लियर्ड ही आ रहा है, तो वो भी ठीक है। बेसिकली तो हमने अनक्लियर ट्रांजैक्शन फ़िल्टर करनी है ना, तो ठीक है ये। अच्छा, अब हमें इस इधर भी मिटा के देख लेते हैं ना कि अगर हम ये पेमेंट हमारे पास आई और बैंक में अगर नहीं शो हुई तो अनक्लियर्ड स्टेटस होना चाहिए। ये पेमेंट का स्टेटस तो ये है, लेकिन रिसीट का स्टेटस अनक्लियर्ड है, तो बिल्कुल ठीक है इस तरीके से। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो स्टेटस है पेमेंट स्टेटस, सिर्फ उस पर लगा के दिखा देता हूँ। पेमेंट स्टेटस जहाँ जहाँ क्लियर्ड है वहाँ वहाँ वाइट ही होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगानी वाइट पे, और जो अनक्लियर्ड है सिर्फ वो ग्रे हो जाए, पूरी पूरी लाइन ग्रे हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग्स को छोड़ के जहाँ से पहली ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस ही ले लें बेशक, या चलें यहाँ से ले लें। हमने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट करके आगे तक डेटा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा देना है। नीचे तक हमने सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं जी होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वही होगा न्यू रूल में हम क्या करेंगे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, मतलब कि एक सेल से रिलेटेड अगर सारों का स्टेटस चेक करवाना है तो कैसे होगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पिछली असाइनमेंट में देखी, लेकिन पिछली असाइनमेंट में ज़रा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा था, इसमें हम इसकी एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। तो हम कहते हैं इक्वल्स टू दिस सेल इक्वल्स टू क्लियर्ड, कि हम कहते हैं कि ये सेल अगर क्लियर्ड हो, दिस सेल इज़ क्लियर्ड, ये कंडीशन है। लेकिन सिर्फ ये सेल नहीं बल्कि बाकी सारे सेल भी रो वाइज हमने चेक करने। तो क्या फ्री करना पड़ेगा, रो फ्री करनी पड़ेगी यहाँ से। और जब दिस सेल इक्वल टू, मतलब किसी भी सेल में रो वाइज इक्वल्स टू क्लियर्ड लिखा होगा, सॉरी अनक्लियर्ड करना था हमने, अनक्लियर्ड, क्योंकि क्लियर्ड को तो वाइट ही रहने देना है ना। तो अनक्लियर्ड जहाँ जहाँ लिखा होगा वो ग्रे हो जाए, ठीक है। हम फॉर्मेट में जाते हैं, फिल में जाते हैं, और हम ये लाइट ग्रे कलर का कर लेते हैं, या चलें इतना कर लेते हैं। ओके किया और ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सबके स्टेटस क्लियर्ड हैं, लेकिन अगर मैं ज़रा सा किसी का मिटाऊं कि यहाँ से पेमेंट गई है और यहाँ से क्लियर नहीं हुई, तो देखें जैसे ही मैंने मिटाया ये स्टेटस अनक्लियर्ड होके हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो आई नो ये थोड़ा सा लंबा है कि मैंने आपको ज़रा डिटेल में बता दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली ये
बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो बेसिक्स है ना वही हमने की है। ये क्लियर्ड का स्टेटस नहीं, ये अनक्लियर्ड का स्टेटस हमने हाईलाइट करना है। अनक्लियर्ड का अच्छा ये चेक कैसे करेंगे? जो हमने कंडीशन लगा चुके हैं अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये मैं जब यहाँ से हटाता हूँ तो ये ग्रे कलर आता है, यार ये ग्रे कलर तो बोरिंग सा है, ग्रीन कलर आना चाहिए या रेड कलर आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ठीक है, फिर कंडीशन में चेंजेस करनी पड़ेंगी। कंडीशन में चेंजेस कैसे होंगी? आपने पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप अब जाएंगे मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में देखें जो भी कंडीशंस और भी लगी हुई हैं ये हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं जो हमने कंडीशन लगाई है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं कलर पे, तो देखें ये कंडीशन भी हमारे पास खुल गई। हम चाहें तो कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं जी इसको ऐसे हाईलाइट होना चाहिए, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब ज़रा मिटा के देखता हूँ, ये देखें। तो इस तरीके से आप इन इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से। आगे इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और भी यूजेस आएंगे, लेकिन पहले यहाँ तक प्रैक्टिस करें फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी इफ़ देन कंडीशन से रिलेटेड। इसमें हमने एक एग्जांपल बनाई है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसकी सेल्स के ये रिकॉर्ड है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नई प्रोडक्ट है तो उसको हायर सेल्स पर्सन के थ्रू सेल की जाएगी। तो ये सेल्स पर्सनस हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड उस प्रोडक्ट के कितने हैं। कस्टमर रीच मतलब कि कितने नए कस्टमर्स को आपने अप्रोच किया, ये है। और सेल्स की कुछ टोटल अमाउंट है। अच्छा, अभी हमें सेल्स प्राइस इस प्रोडक्ट की नहीं पता। अब क्योंकि मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट है तो उसकी सेल्स प्राइस भी जाहिर है कि एक ही होगी, जितने भी यूनिट सोल्ड हैं और सेल्स हैं। वो सेल प्राइस निकालें कैसे, ये बस मैं आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ कि किस हिसाब से हम सेल्स प्राइस निकालेंगे। अगर हमारे पास सेल्स की टोटल अमाउंट है और हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड भी हैं तो हम सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, इक्वल्स टू सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। एंटर करेंगे, 80 इस प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये बेसिकली बता रहे हैं हर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनको बोनस किस हिसाब से देना चाहिए। तो दो तीन पॉलिसीज़ हैं बोनस की जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। फर्स्ट तो ये है कि हम कहते हैं कि क्राइटेरिया टारगेट बेस्ड होना चाहिए यूनिट्स की बेस पे। मतलब कि अगर यूनिट सोल्ड 330 या उससे ऊपर हों किसी भी सेल्स पर्सन के तो वो क्वालिफाई करेगा बोनस के लिए, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसको 8% रेट पे बोनस मिलना चाहिए। तो बेसिकली आपने क्या करना है, हर सेल पर्सन का एक ऐसी इफ़ की कंडीशन लगानी है कि अगर तो यूनिट सोल्ड ज़्यादा है टारगेट से, ज़्यादा है या बराबर है, तो वो क्वालिफाई का स्टेटस येस लिखा आ जाए, अदरवाइज नो लिखा आ जाए। तो सिंपल सी इफ़ देन की कंडीशन लगेगी, हमने मार्कशीट में भी देखा था। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू इफ। अगर लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर सेल्स पर्सन जो उमर है ये वाला, अगर इसके इस सेल में जो भी यूनिट सोल्ड लिखें वो ग्रेटर है या इक्वल है टारगेट के, देन आंसर क्या आना चाहिए, यस, अदरवाइज नो। अब इसी फॉर्मूला को हमने क्योंकि ड्रैग करना है एंटर करने के बाद, तो जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो सेल्स नीचे मूव होते हैं। आपने कुछ सेल्स नीचे मूव करने, कुछ नहीं करने, ऐसे ही है। तो आपको ये क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो सेल है इसको आपने कर दिया फिक्स। ठीक है जी, ये फिक्स हो गया। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, डबल क्लिक करता हूँ। अब देखें यूनिट सोल्ड सेल्स पर्सन उमर के 259 है जो कि कम है 330 से, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। उस्मान क्वालिफाई करेगा, मुआज करेगा, वकास नहीं करेगा, और इस तरीके से बाकी सबका। अगर आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ।
आप ये भी कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया का नाम ही रख दें क्राइटेरिया 1, ताकि जब भी मैं इफ देन का सिनेरियो यूज करूं तो मैं क्राइटेरिया 1 लिख दूं इस टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि नाम देके फिक्स भी नहीं करना पड़ता आपको, तो और बस आसान हो जाता है ये। इक्वल्स टू इफ, अगर जो टारगेट जो भी एक सेल्स पर्सन के यूनिट सोल्ड हैं, अगर वो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं क्राइटेरिया 1 के, इस दफ़ा मैं लिखूंगा क्राइटेरिया 1, ये ऑटोमेटिकली सेल को सिलेक्ट कर दिया। देन यस, अदरवाइज नो। अब इस सिनेरियो में हमें फिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेल को नाम दे दिया। एंटर करें, डबल क्लिक करके ड्रैग करें, ये ऑटोमेटिकली स्टेटस निकाल लेगा सबके। उसके बाद हमने निकालनी है बोनस अमाउंट, कि अगर ये स्टेटस जो क्वालिफाई है वो अगर येस हो तो सेल्स अमाउंट की 8% बोनस अमाउंट होनी चाहिए। मतलब कि अगर क्वालिफाई स्टेटस में यहाँ पर येस लिखा हो तो सेल्स अमाउंट 8% से मल्टीप्लाई होकर आपके पास बोनस अमाउंट आ जानी चाहिए। इसमें भी इफ देन का ही सिनेरियो यूज होगा। हम कहेंगे इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज इक्वल टू यस, अगर इस सेल में यस लिखा हो देन क्या करें, देन सेल्स अमाउंट ले और मल्टीप्लाई कर दे रेट के साथ। अदरवाइज, अदरवाइज के लिए भी कॉमा, कुछ भी ना करें, डबल कोटेशन मार्क ओपन और डबल कोटेशन मार्क क्लोज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क ओपन डैश डबल कोटेशन मार्क क्लोज। अच्छा, अब इसमें से फिक्स क्या होगा, सेल्स अमाउंट नीचे जाएगी क्योंकि हर सेल्स पर्सन की सेल्स अमाउंट चेंज है। क्वालिफाई क्राइटेरिया भी हर एक के हिसाब से मूव होगा, लेकिन जो रेट है वो एक ही रहना चाहिए, एक ही पॉइंट पे रहना चाहिए। तो हम इसको फिक्स कर देंगे, एंटर करें, डबल क्लिक करके ड्रैग करें, तो देखें जिसका स्टेटस येस है उसकी बोनस अमाउंट इसने निकाल दी और जिसका स्टेटस नो है उसको उसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ तक आप इफ देन की बेसिक सिनेरियोज की प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने बोथ क्राइटेरिया अगर मीट हों तो फिर क्या करेंगे ये देखना है। सेकेंड सिनेरियो के लिए भी डेटा सेम है लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। पहले तो पॉलिसी हमारी क्या थी, पॉलिसी 1 जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि सिर्फ हर सेल्स पर्सन का जो बोनस है वो यूनिट बेस्ड रख लेते हैं। यूनिट बेस्ड का मतलब कि हर सेल पर्सन की अगर यूनिट सोल्ड टारगेट से ज़्यादा हो तो उसको बोनस मिलना चाहिए। लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, इस तरह से तो जो नई प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग ही पूरी नहीं होगी। मतलब यूनिट्स जो एग्जिस्टिंग हो सकता है कस्टमर को बस उन्हीं को सेल करते रहें तो हमारी मार्केट इंक्रीज़ नहीं होगी। नए कस्टमर को रीच करना भी, अप्रोच करना भी ज़रूरी है। तो हमने कहा कि नहीं, शुरू शुरू में ये पॉलिसी रखनी चाहिए कि बोथ क्राइटेरिया शुड मीट। एक ही वक्त में एक सेल पर्सन की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी टारगेट से ज़्यादा होना चाहिए और कस्टमर रीच भी उसकी टारगेट से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स बोथ ऑफ द कंडीशन शुड मीट एट द सेम टाइम। अगर कोई एक कंडीशन भी नहीं मीट होगी तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब नो आ जाएगा, अदरवाइज येस लिखा आ जाएगा। इस कंडीशन के लिए क्या करें, अच्छा सेल्स प्राइस की फील्ड खाली थी तो मैंने ये ऊपर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो ये तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है ना। एनीवेज, क्वालिफाई के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इक्वल्स टू इफ़ तो लगाना पड़ेगा। लॉजिकल टेस्ट क्या है, अब लॉजिकल टेस्ट नाम से पता चल रहा है एक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन हमने एक टेस्ट नहीं देना, हमने मल्टीपल टेस्ट देने। हम कहते हैं दिस क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया बोथ शुड मीट, तो इसका मतलब है हमने एंड लगाना है। आपने मल्टीपल लॉजिक्स एक साथ मीट करवानी हो तो इफ़ टैब एंड टैब। याद रखें कि जब भी आपने इक्वल्स टू इफ़ लिखा टैब दबाना है आपने लाजमी, क्योंकि टैब से खुद ब खुद ब्रैकेट आती है। फिर एंड टैब, ये दोनों की टैब्स अलग अलग हैं। अब वो कह रहे हैं जितनी मर्जी लॉजिक्स आप लगा सकते हैं। फर्स्ट लॉजिक क्या है, हम कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ अ स्पेसिफिक सेल्स पर्सन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉमा लॉजिकल टू क्या है, सेल्स पर्सन की कस्टमर रीच भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए टारगेट के। ये दोनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो अब देन आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि वो लॉजिकल 3 पे ले जाएगा। अगर दोनों लॉजिक्स हो चुकी हैं तो ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है,
if this criteria, if number of units sold of a specific salesperson is greater than target and customer reach is also greater than target, greater than or equal to, बोथ कंडीशंस अगर मीट हो जाती हैं देन, आप देखें वैल्यू ऑफ ट्रू पे आ गया, देन हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो यस, अदरवाइज लिख दो नो। ठीक है, एंटर करके देखते हैं। वो कह रहा है कि एंड में आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं की, तो वी रिकमेंड यू टू ऑटोमेटिकली करेक्ट इट। यस, एक आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी रिजल्ट को मैं ड्रैग कर दूं ऐसे ही, तो फिर काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम चाहते तो हम किसी एक सेल के नाम भी दे सकते थे, अगर आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर नाम दिया था ना, सेम नाम नहीं दे सकते, क्राइटेरिया 1 आप दोबारा नहीं दे सकते, वरना वो ऑटोमेटिकली ऊपर से सिलेक्ट कर लेगा। आप इसी सेल का कोई नाम दे सकते हैं, इधर इधर का भी कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल फ़िक्स कर देता हूँ। फ़िक्स कैसे होता है, एक सेल को सिलेक्ट करके जिसको आप चाहते हैं कि जब मैं नीचे इस फॉर्मूला को मूव करूँ तो ये नीचे ना जाए, इसका मतलब है इसको F4 दबा के फिक्स करना पड़ेगा। इस सेल को सिलेक्ट किया, F4 दबा दिया। पूरा सेल भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैं अगर यहाँ पर आके भी क्लिक करूँ ना और वैसे ही F4 दबा दूँ तो ये दोनों फिक्स हो जाते हैं, कॉलम भी फिक्स, रो भी फिक्स। एंटर किया हमने और डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ज़रा एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें तो तमाम के तमाम में नो आ गया, हालांकि पहले देखा जाए तो बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच था। चेक करते हैं क्यों। एक सेल पर्सन है जिसके इसके तो यूनिट्स ही कम है, तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए। उस्मान के तो यूनिट ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों नो है, क्योंकि इसकी कस्टमर रीच कम है। मुआज, ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड भी इसकी ज़्यादा है, कस्टमर रीच भी ठीक है, तो इसको मिलना चाहिए। वकास, इसकी यूनिट सोल्ड कम है, कस्टमर रीच ऑल दो के ज़्यादा है, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है। अब क्योंकि क्वालिफाई येस और नो आपने निकाल लिया, बोनस अमाउंट सेम तरीके से निकलेगी, इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, इफ दिस सेल इज इक्वल टू यस, देन सेल अमाउंट को मल्टीप्लाई होना चाहिए 8% के साथ, और 8% अपनी जगह से मूव नहीं होगा, तो इसको फिक्स कर दिया, अदरवाइज ब्लैंक। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर 7 वाले सेल में जो लिखा हुआ है वो इक्वल है यस के, तो सेल अमाउंट ले और मल्टीप्लाई कर दे रेट से बोनस निकालने के लिए, अदरवाइज इसका बोनस कैलकुलेट ही नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो फिर तो कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो ऊपर से हमने कॉपी किए, जो ऊपर हमने देखा था। अगर आप इवन चाहें तो आप यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप, क्योंकि अभी बिगनर लेवल पे, तो आप हर फॉर्मूला को बार बार लगा के प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ये कंडीशंस पक्की हो जाए। तो यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे पास सेम डेटा है जिस पे हमने इफ़ और की कंडीशन लगानी है। पहले मैं सेल्स प्राइसेस सेम चीज़ है, सेम तरीके से निकलेंगे, तो इसको मैं ऐसे ही पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ चेंज क्या है कि क्वालिफाई कब करेगा। पहली कंडीशन में क्या था कि अगर कोई एक कंडीशन मीट हो, दूसरे में था अगर दोनों में से दोनों ही कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि नहीं यार, ये पॉलिसी तो ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो नए कस्टमर्स को अप्रोच करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो मार्केट में लिंक्स बहुत बना लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यूनिट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम सेक्रीफाइस होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि नहीं, फिर ये कर लेते हैं एनी वन क्राइटेरिया शुड मीट। मतलब कि अगर एक सेल पर्सन की सेल्स अच्छी चल रही है लेकिन उसकी कस्टमर रीच कम है, तो देन इवन इट्स फाइन, उसको मिलना चाहिए। और अदरवाइज अगर उसकी यूनिट्स अच्छे नहीं चल रहे, यूनिट सोल्ड ज़्यादा नहीं कर रहा वो, और कस्टमर रीच उसकी ठीक है, तो फिर भी उसको मिलना चाहिए। एनी वन क्राइटेरिया शुड मीट। अब यहां पर हमने इफ एंड लगाया था, एंड का मतलब है दिस दिस क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया बोथ शुड मीट। अब क्या लगेगा, और, क्योंकि अगर एक कोई सा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए तो इसमें और लगना चाहिए। कैसे लगेगा,
हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ टैब और टैब। जिस तरह इफ एंड लगाया था ना, सेम उसी तरीके से है इफ और। इफ और लगाने के बाद लॉजिकल वन, फर्स्ट लॉजिक क्या कहती है, हम कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए इस टारगेट के। फिक्स कर देंगे टारगेट को F4 दबा के, कॉमा लॉजिकल टू कस्टमर रीच या फिर ग्रेटर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए टारगेट के। इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किसी भी सेल पर्सन के ज़्यादा है या बराबर है टारगेट के, या कस्टमर रीच ज़्यादा है या बराबर है टारगेट के, दोनों कंडीशंस में से कोई एक मीट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज क्योंकि मजीद कोई कंडीशंस नहीं है, देन क्या आंसर आना चाहिए, यस, अदरवाइज नो। मतलब कि अगर इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन मीट हो जाती है तो आंसर यस पे आ जाएगा, अदरवाइज लॉजिक मूव हो जाएगी नो पे। ज़रा एंटर करके देखते हैं। वो अगेन रिकमेंड कर रहा है कि एंड में ब्रैकेट क्लोज नहीं की, डू यू वांट टू क्लोज दैट ऑटोमेटिकली, एक्सेप्ट दिस करेक्शन, यस कर दिया हमने। उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करके देखते हैं, काफ़ी सारों का यस आ रहा है। क्यों आ रहा है ज़रा क्रॉस चेक करके देखते हैं, इसका क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी 330 से कम है और कस्टमर रीच का टारगेट है 150, उससे भी कम है। दोनों में से कोई भी मीट नहीं हो रहा। उस्मान, उस्मान में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज़्यादा है और ऑल्दो की कस्टमर रीच कम है, लेकिन स्टिल गुड, तो इसको मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको ये सारा कुछ ये चेक कर रहा है। कोई भी एक क्राइटेरिया मीट हो जाए, एक ना हो तो मिल जाता है। अब ये देखें वकास है, जिस तरह इसका टारगेट ये से कम है यूनिट सोल्ड, लेकिन इसकी कस्टमर रीच ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में भी मिलेगा। बोनस अमाउंट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो बिल्कुल सेम है। अगर आप चाहें तो वैसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आप खुद लगाएं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारा कॉलम सेपरेशन 2 का, जिसमें हमारे पास कोई या यूएस के एड्रेसेस हैं। एड्रेस बेसिकली किस तरह से है कि एक पूरा कंप्लीट एड्रेस हमारे पास एक ही सेल में लिखा हुआ है, जिसमें पहले हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट का नाम, फिर एरिया का नाम, फिर सिटी, फिर स्टेट और फिर जिप कोड। लेकिन कुछ मुझे काम ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे इस सेल के रिजल्ट्स को स्प्लिट करना पड़ रहा है एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप में। मतलब कि एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है, 313 से लेके बुलेवर्ड तक, ये यहाँ पर आ जाए। फिर उसके बाद सिटी सेपरेट सेल में, स्टेट सेपरेट सेल में जिसमें सिर्फ WA है, और जिप इधर आ जाए फिर। और ये सबके लिए मैंने करना है, तो क्या करें। अब सबसे पहले ये, क्योंकि हमने पहले सिनेरियोज जो देखे हैं उसमें हमने देखा है लेफ़्ट, राइट और मिड का फंक्शन, तो सबसे पहले आपको ये जहन में आएगा कि अगर आपने सेल में से सेपरेट करना है तो लेफ़्ट, राइट या मिड लगना चाहिए। लेकिन लेफ़्ट, राइट और मिड उन सिनेरियोज में काम नहीं करता जहां पर जो टेक्स्ट लेंथ है वो सेम ना हो। क्या मतलब है इस बात का, आप देखें 313 173 RD, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 66th। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, इसमें कितने, 4। इसका मतलब है ओवरऑल जो लेंथ है, और इसमें सिर्फ स्ट्रीट लिखा हुआ है, इसमें बुलेवर्ड लिखा हुआ है, तो ये सबकी जो लेंथ है ये सेम नहीं है। किसी की बहुत ज़्यादा लेंथ है टेक्स्ट की यहाँ तक, और किसी की ये। तो अब देखिए ना, मैं लेफ़्ट का फंक्शन अगर लगाऊंगा तो इस टेक्स्ट में से मुझे कहना होता है कि मैंने कैरेक्टर्स कितने निकाल लें। तो अगर मैं 10 कह दूं, या चलें इसके लिए मैं कह दूं 14, तो इसके लिए तो 14 काफ़ी है, लेकिन क्या इसके लिए भी काफ़ी है। ये देखिए इसमें कॉमा एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें इसमें भी कॉमा एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें भी कॉमा आ गया, इसमें देखें ये इसने काट दिया। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर किसी का एड्रेस ज़्यादा लंबा हो तो वो बिल्कुल ही कट जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इस सारे डेटा को ही हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके आपने कॉलम पे क्लिक किया,
और आगे आगे चलते जाएं, फिर राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इस सेल को स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन मल्टीपल सेल्स। आप बताएंगे कि किस एरिया के बाद सेपरेट करना है। मतलब अगर मैंने एड्रेस को सिटी से सेपरेट करना है तो कोई स्पेशल कैरेक्टर है जिसके बाद हम मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इसके बाद सेपरेट कर दो, इस कैरेक्टर आने के बाद सेपरेट कर दो। गौर करें, कॉमा, हर एड्रेस के एंड पे कॉमा आता है, तो मुझे कॉमन चीज़ देखनी है जो हर एक में आती हो। तो मैं क्राइटेरिया क्या बताऊंगा कि जैसे ही कॉमा आए किसी भी टेक्स्ट में तो बाकी रिजल्ट दूसरे सेल्स में शिफ्ट हो जाए। ये है मेन एम टेक्स्ट टू कॉलम्स का। हमने क्या करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, आप जाएंगे उसके बाद डेटा में। डेटा में फंक्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स का, जो कि यही मकसद फुलफिल करता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। मैं डेटा पे जाऊंगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊंगा। टेक्स्ट टू कॉलम्स में दो फंक्शन है, एक है फिक्स्ड विद और एक है डीलिमिटेड। फिक्स्ड विद वैसे अक्सर कंडीशंस में नहीं चलता, क्योंकि फिक्स्ड विद का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप जहां पर लाइन लगाएंगे, लेकिन फिक्स्ड विद सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, किसी भी जगह पे मैं अगर लाइन लगाऊंगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट अवे जिस तरह लेफ़्ट का फंक्शन होता है ना, वो मकसद यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको लेफ़्ट ज़्यादा फार्मूलाज लगाना पड़ रहे हैं तो ये फिक्स्ड विद भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्प्लिट करना देखें, जितने भी मैंने स्प्लिट डाले कितना आसान है, जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा वो स्प्लिट होता जाएगा। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं बैक आ जाता हूँ। डीलिमिटेड, डीलिमिटेड क्या कहता है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर सच एज कॉमास, टैब्स या स्पेस, कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर हो उसके हिसाब से ये सेपरेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जहाँ पर भी एड्रेस में कॉमा आ जाए, अब देखें यहाँ पर अभी कंबाइन एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कॉमा के बाद सेपरेट करो, तो देखें सैम्पल कैसा बन गया। वो पूछ रहा है इस तरीके से सेपरेट करना है, क्योंकि इसके बाद बुलेवर्ड के बाद कॉमा आता है, कैंट के बाद कॉमा आता है। तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, फिनिश कर दें। आधा काम तो हमारा हो गया। अच्छा, अब ये ठीक है ज़रा, लेकिन ये चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने आपका कॉमा के हिसाब से सेपरेट तो हो गया, लेकिन एंड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है। तो उसको कैसे देखेंगे आप, इस सेल को सिलेक्ट करें और इसको ऊपर से क्लिक करके देखें। अगर ये बिल्कुल डी के साथ कर्सर इसका ब्लिंक हो रहा है ना, तो ठीक है। अगर एक स्पेस के बाद ब्लिंक हो रहा है ऐसे, तो वो ठीक नहीं है, फिर आपको ट्रिम यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन। इसी तरीके से शुरू में भी देख सकते हैं आप, अगर ये थ्री से पीछे जाता, थ्री से एक पीछे भी चला जाता कर्सर, गैप के साथ होता, तो फिर हमें ट्रिम यूज़ करना पड़ता, क्योंकि इसका मतलब है इसके पीछे कोई स्पेस है। यहाँ पर अगर हम देखें सिटी, सिटी देख लेते हैं। सिटी को मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये बिल्कुल टी के साथ कर्सर फ्लैश हो रहा है, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊँगा तो देखिए मैं के साथ तो हूँ, लेकिन और पीछे का एरो की दबाऊंगा तो मैं और पीछे भी जा सकता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर स्पेस है। अब ये मैनुअली स्पेस तो रिमूव की जा नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके एक फील्ड और बनाएं और लिखें सिटी। अब हम कहते हैं ट्रिम, इस टेक्स्ट को कर दें। देखिए सारी स्पेसेस रिमूव हो गई। डबल क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रैग करते जाएं, ये नीचे तक स्प्लिट हुआ हुआ है। ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब मैंने एक्चुअली ये रखना है और ये डिलीट करना है, लेकिन मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला है जो इससे वैल्यूज़ ले रहा है। तो फॉर्मूलाज ख़त्म करने का क्या तरीका है कि मैं पे स्पेशल एज वैल्यूज़ कर दूँ। बिल्कुल, आप राइट क्लिक करें, पूरे कॉलम को ही राइट क्लिक कर लें। उससे क्या होता है कि आपको नीचे तक जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। मैं यहीं से कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और यहीं पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ की ये शॉर्ट की है 1 2 3 पे आप डायरेक्टली क्लिक कर दें। ये देखें ये पेज स्पेशल हो गया। इस एस्केप दबा के ख़त्म कर देते हैं। पेज स्पेशल का क्या प्रूफ होता है कि आपके पास जब किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू आ रही होती है, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा होता, तो हमें पता चल जाता है कि इंडिपेंडेंट है। राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये अब नहीं चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें अपने सिनेरियो के हिसाब से जो पहले था, उसमें हमने
एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड अलहदा करना है। इसका मतलब है अब ये पोर्शन रह गया अभी, लेकिन ये कैसे सेपरेट होगा? इधर क्या लगाएं? हम कहते हैं जहां पर स्पेस आए जो सब में कॉमन है उसके हिसाब से करना है ना। तो हम देख सकते हैं कि हर स्टेट के बाद जिप कोड है लेकिन स्पेस के साथ। तो हमने सेपरेट करना है तो हम कहेंगे पूरे कॉलम को सिलेक्ट। अब आप बताएंगे डेटा में जाएं, फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम्स में, फिर डीलिमिटेड में। अब क्या चूज करूं यहां पर? कॉमा नहीं, यहां पर चूज करेंगे स्पेस। स्पेस के हिसाब से सेपरेट कर दिया। वो शुरू में भी एक स्पेस ले रहा है, वो हम देखते हैं क्या चीज़ है, और उसके बाद बस फिनिश कर दें। देखें कैसे इजीली हो गया, क्योंकि उसके शुरू में भी स्पेस थी ना, तो वो इसके हिसाब से भी बना दिया उसने। ये एक्स्ट्रा कॉलम है, ये डिलीट कर देते हैं। इसको मेक श्योर करते हैं कि इसमें आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है। इसमें भी देख लेते हैं आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है। बस ठीक है। इसमें हमने इसका नाम रख दिया जी स्टेट, और इसका नाम रख दिया हमने जिप कोड। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने कॉलम सेपरेशन भी सीख ली, रिमूव ब्लैंक्स करना भी सीख लिया। अब हम इस सारे नॉलेज को, जो भी इफ़ देन का नॉलेज था पिछली असाइनमेंट्स में, बोनस रिपोर्ट में हमने किया था इफ़ देन, इफ़ एंड और इफ़ और के सिनेरियोज। फिर हमने देखा था कि कॉलम्स वगैरह कैसे सेपरेट करते हैं। फिर हमने देखा था कि उसमें ब्लैंक्स अगर हों तो वो कैसे रिमूव करते हैं। अब इस तमाम नॉलेज को हम कंबाइन करेंगे एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट में जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सरसाइज 1। अब इसमें काफ़ी सारा डेटा है। ये बेसिकली जिन एम्प्लॉयज़ की लाइफ इंश्योरेंस हुई हुई है ना, उसकी सारी डिटेल्स हैं ये। उनका क्या कार्ड नंबर है, लाइफ कार्ड नंबर होगा या कोई सा भी नंबर है, तो ये नंबर्स हैं उनके, ये उसके फुल नेम्स हैं, और ये सारा कुछ डिटेल्स हैं इसकी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर मुझे इस कार्ड में से, मैं ज़रा डेटा को जूम कर देता हूँ, अगर मुझे इस कार्ड में से शुरू के 4 कैरेक्टर्स चाहिए, सिर्फ शुरू से के 4 कैरेक्टर्स चाहिए एक नेक्स्ट कॉलम में। कॉलम ज़ाहिर है ब्लैंक एक चाहिए कॉलम, तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। कैसे इंसर्ट होता है? आपने सी कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। ये एक ब्लैंक कॉलम मेरे पास आ गया। मैं कहता हूँ फर्स्ट 4 डिजिट्स। फर्स्ट 4 डिजिट्स इस कार्ड नंबर में से हमने सेपरेट करने हैं। तो क्या फॉर्मूला हमने शुरू में देखा था? आपको याद है टेक्स्ट और डेट के फंक्शंस मैंने बताए थे इस मॉड्यूल के स्टार्ट में। ये देखिए मिक्स फंक्शंस था ना, इसमें हमने देखे थे। तो क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? वापस आ जाता हूँ। मुझे बताएं कि कार्ड नंबर इस पूरी रो में या इस पूरे सेल में लेफ्ट साइड पे 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं हमने या राइट साइड पे? अब फ़ौरन आपको जहन में आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू लेफ्ट। हम कहते हैं इस टेक्स्ट में से कॉमा 4 कैरेक्टर्स निकाल दो। ब्रैकेट ना भी क्लोज करें तो खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक थी। डबल क्लिक करके हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। इस कैप्शन का नाम कर देते हैं हम लास्ट 4 डिजिट्स। अब हमने इसी सेल में से लास्ट 4 या चलें लास्ट 5 डिजिट्स निकाल लें, तो वो कैसे निकलेंगे? इक्वल्स टू राइट कर देंगे आप। हम कहते हैं इस टेक्स्ट में से पहले राइट का फंक्शन क्या कहते हैं? टेक्स्ट सिलेक्ट करो कॉमा, अब क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सिलेक्ट करो। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5। 5 कैरेक्टर्स हमने अलग करने हैं उसमें से, और देखें ये इजीली अलहदा हो गया। अब हमने अगर मिड के 3 नंबर्स निकाल लें, मिड के चलें 4 नंबर्स निकाल लें, तो क्या लगेगा? ऑब्वियसली आपको जहन में आ गया होगा मिड। लेकिन मिड का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और थोड़ा सा उसमें ये भी होता है कि आपको स्टार्टिंग नंबर खुद से पढ़ना पड़ता है। मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट का मतलब है ये,
जिसमें से आपने निकालना है, कॉमा स्टार्ट नंबर, वो कह रहे हैं कि निकालना कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसको नहीं पता सेंटर क्या है। तो आप इसको भी मिड कह सकते हो, क्योंकि ये भी बीच में से निकालना, मिड का मतलब है कहीं बीच में से निकालना, मिड का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली मिड। तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से निकालना शुरू करें, मतलब निकलना चाहिए नंबर 34BE। इसी तरह से इसका निकलना चाहिए B950। तो हम कहेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 से। तो जो स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्ट नंबर देखिए वो कह रहे हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर, जहाँ से निकालना शुरू करना है वो बताओ। तो हमने कहा 7 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर्स कितने निकालने, 4 मिनट के। एंटर करके देखते हैं, ये देखें 34BE निकाल दिया इसने। डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग कर दिया हमने। ठीक है, इजी है। अच्छा, इसको अब हम कर देते हैं डिलीट। ये तो हमने देख लिया। अब यही नॉलेज इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये फुल नेम है, थोड़ा सा इसको कम जूम कर देता हूँ। ये फुल नेम्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मैंने इसमें से निकालना है फर्स्ट नेम। मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, अब मैं फर्स्ट नेम निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा फर्स्ट नेम? अब आपको वैसे तो लगेगा कि जी इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं, सॉरी लेफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, और लेफ्ट करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और 5 कैरेक्टर्स निकाल देंगे। अभी तो देखा है हमने, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। इधर सिचुएशन चेंज है, उधर टेक्स्ट का लेंथ बराबर था, इसके भी 4 कैरेक्टर्स यहीं पर एंड हो रहे थे, इसके भी 4 कैरेक्टर्स इधर ही एंड हो रहे थे, और हमने सबके 4 कैरेक्टर्स ही निकालने थे। इसमें फर्स्ट नेम निकालना है। तो फर्स्ट नेम में शुरू में ही तो ये इसके तो 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन महमूद इसके ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, अब्दुल, फवाज, हर एक के देखिए फर्स्ट नेम में कैरेक्टर्स चेंज है। अब देखिए ना, साद अगर नाम है किसी का तो उसके सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हुए, 4 अल्फ़ाबेट्स हुए, लेकिन किसी का नाम कामरान है या मुशर्रफ है तो उसके ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट नहीं काम करेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स का फंक्शन, जो कि हमने अभी देखा है कॉलम सेपरेशन में। कैसे यूज़ करेंगे? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर डायरेक्टली टेक्स्ट टू कॉलम्स कर दूँ ना, तो ये डेटा जो सेपरेट होगा जब, तो ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसमें तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था ना ये एक्सरसाइज में, लेकिन इसमें डेटा भी आ गया। तो हमें 2 सेपरेट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। 2 क्यों, 3 क्यों नहीं? क्योंकि एक में तो, इसमें तो फर्स्ट नेम ही रह जाएगा ना, बाकी जो मिडिल नेम है वो उठ के दूसरे कॉलम में जाएगा, और थर्ड जो लास्ट नेम है वो उठ के उससे अगले कॉलम में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे कॉलम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट किया, F4 अगर मैं दबाऊंगा तो दोबारा से रिपीट एक्शन हो जाएगा। F4 का मकसद होता है कि जो भी आपने काम लास्ट किया है ना, वही रिपीट वो दोबारा से कर देगा। अब अगर मैंने डिलीट किया होता एक कॉलम और दोबारा से F4 दबाता, तो देखिए ये नेक्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, ये नेक्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। कंट्रोल Z से मैं अंडू कर लेता हूँ, इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट करता जाएगा। एनीवेज, मैं इसको कर देता हूँ जी मिडिल नेम, और इसको मैं कर देता हूँ लास्ट नेम। अब हमने सेपरेट करना है इसको 3 हिस्सों में। तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में, और डीलिमिटेड में। डीलिमिटेड में हमने देखा था कि स्पेशल कोई भी कैरेक्टर दिखा सकते हैं जो सब में हो, ऐसी कोई चीज़ जो सब में हो जिसके हिसाब से आपने सेपरेट करना है। क्या है जो हर नाम के बाद आता है? स्पेस, और हर नाम में आती है स्पेस फर्स्ट नेम के बाद। तो हम कहते हैं हाँ, स्पेस इज़ द स्पेशल कैरेक्टर। तो ये देखें, ये सैम्पल भी दिखा रहा है आपको। हमने फिनिश कर दिया, ओके किया, तो ये इधर इधर पेस्ट हो जाएगा। एक कॉलम मेरा एस्टिमेट गलत था, एक ही कॉलम इंसर्ट करना होता है हमने, बल्कि हम पहले देख लेते हैं ना, नहीं,
2 कॉलम्स इंसर्ट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखें स्टाफ नंबर उसने डिलीट कर दिया। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये कॉलम को सिलेक्ट किया हमने, टेक्स्ट टू कॉलम्स में गए, डीलिमिटेड में गए। अब आपने नोट करके रखना है कि स्टाफ नंबर का कॉलम हमारे पास था। फिनिश किया, ओके किया, तो क्या किया इसने, फर्स्ट नेम ये और एक ब्लैंक छोड़ दिया और ये रिमूव कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने कंट्रोल Z किया, मुझे एक कॉलम और इंसर्ट करना चाहिए। अब चेक करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम्स, डीलिमिटेड, फिनिश। अब ठीक है, देखें स्टाफ नंबर, ये एडिशनल एक ब्लैंक रो बनाता है, तो ये आप कर सकते हैं। खैर, ये मैंने कर दिया। कॉलम्स को रीसाइज कर लेते हैं। इसको इसको अब कंबाइन करके, सॉरी, फिर इसमें आप हर एक का जो है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का कैप्शन डाल देते हैं ना। ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया मिडिल नेम और ये हो गया लास्ट नेम। अब आपने क्या क्या करना है, ये प्रैक्टिस करके देखेंगे लेफ़्ट, मिड और राइट कैसे निकलेगा, ये टेक्स्ट टू कॉलम्स कैसे होगा, फिर हम उसके बाद आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया, जो हमारे पास डेटा था उसको 3 अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया, दैट इज़ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर सिनेरियो इसके बरक्स होता, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि डेटा हमारे पास इसी तरीके से होता, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आपने उससे उलट काम करना है। जो अलग अलग सेल्स में डेटा लिखा हुआ था उसको कंबाइन करना है आपने एक सेल में, मतलब कि आपने फुल नेम बनाना है, फुल नेम। तो कैसे बनाएंगे, हमने ये सेल एंड दिस सेल एंड दिस सेल ये कंबाइन करना है। तो शायद आपको मेरे कहने से जहन में आए कि क्या फंक्शन यूज़ होगा, कनकैटिनेट या फिर एंड का फंक्शन, जिस तरह हमने शुरू में देखा था ना, इक्वल्स टू फर्स्ट नेम एंड स्पेस, क्योंकि हर फर्स्ट नेम के बाद, हर नेम के बाद एंड स्पेस आनी चाहिए, वरना तो मिडिल नेम और फर्स्ट नेम दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना। फिर क्योंकि सेल को आपने टेक्स्ट से जोड़ा है, मतलब जो ब्लैंक है वो भी कंसिडर होती है एज अ टेक्स्ट, तो किसी भी सेल को टेक्स्ट से जोड़ना हो, किसी भी टेक्स्ट को सेल से जोड़ना हो, या किसी सेल को सेल से जोड़ना हो, जब भी किसी रिजल्ट्स को कंबाइन करना हो तो आपने बीच में एंड लगाते जाना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस सेल एंड स्पेस एंड दिस सेल एंड स्पेस एंड दिस सेल, ये सेल और स्पेस और फिर ये सेल और फिर ये स्पेस और फिर ये सेल, एंटर करते हैं। ये देखें, ये फुल नेम आ गया। डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं, ये देखें ये सब पे अप्लाई हो गया। अब फर्ज करें मुझे डिफरेंट काम करना था, अब मैंने ये काम कर लिया, मुझे फुल नेम ही चाहिए थे, मुझे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अब चाहिए ही नहीं। तो क्या मैं इन तीनों कॉलम्स को राइट क्लिक करके अब डिलीट कर दूं? अगर ऐसा करूंगा तो वैल्यूज़ रिमूव हो रही हैं, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, अनडू कर दिया। क्यों, ये क्यों वैल्यूज़ रिमूव हो रही हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम F2 दबा के इसको खोल के देखें या डबल क्लिक करके खोल के देखें तो ये सारी वैल्यूज़ इन्हीं सेल से तो आ रही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है कि जब तक हम इसमें से फॉर्मूला रिमूव नहीं करते तब तक ये रहेंगी। तो कैसे फॉर्मूला रिमूव होता है, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी करें, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और वैल्यूज़ के तौर पे पेस्ट कर दें। इसी चीज़ का मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, क्या, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C ऑल्ट ESV, एंटर। ये सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए एस्केप दबा दिया। अब जो बाकी सारा डेटा है उसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।